चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 5 ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। इन ए न्यू सिस्टम इन ए न्यू सिस्टम इन ए न्यू सिस्टम mass mass is defined as 2 kg. Mass is 2 kg. Length is defined as 1 meter, and time is half second. Then calculate that 1 unit of energy has how much joules? 1 unit of energy has how much joules? मीन्स इसमें इस सिस्टम में 1 यूनिट ऑफ एनर्जी जो निकालेंगे उसमें कितने जूल्स होंगे एसआई यूनिट वाले। तो मैंने कहा था कि इसे अल्फा मान लो, जो भी यूनिट्स दी हुई हैं उन्हें बीटा से गामा। तो 1 जूल लिखो कितना होता है। 1 जूल होता है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 यूनिट कितना होगा, इक्विवेलेंट है ये एसआई सिस्टम है हमारा। एसआई सिस्टम में 1 जूल कितना होता है, ये हमारा न्यू सिस्टम है जो हमने अभी डिफाइन किया है, न्यू सिस्टम। उसमें ये 1 यूनिट ऑफ एनर्जी कितना होगा, 1 kg जो अल्फा है, अल्फा बीटा स्क्वायर बाय गामा स्क्वायर। तो अल्फा बीटा गामा वैल्यू पुट करो, 1 इंटू 2 kg बीटा 1 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय गामा स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ सेकंड का स्क्वायर। तो कितना हो गया, ये हो गया 8 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किसने बराबर हो गया 8, ये जूल्स हो जाता है पूरा, जूल्स 8 जूल्स। तो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू 8 जूल्स of our SI system. Next question. In a particular situation, force acting on a body depends upon displacement, time and g, acceleration due to gravity. Find the dependence. फोर्स की डिपेंडेंस डिस्प्लेसमेंट, टाइम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे निकाल लो, वो कैसे होगी। तो हमें तरीका तो पता है इसका, फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना होता है, डिस्प्लेसमेंट रेज टू आर ए, टाइम रेज टू पावर बी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेज टू आर सी। फोर्स क्या है, एम रेज टू आर 1 एल रेज टू आर 1 टी रेज टू -2 इक्वल टू के टाइम्स एल रेज टू आर 1 का ए टी रेज टू पावर 1 का बी और L1 T -2 का C।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आया, यहाँ से आया हमारा, मास का तो कुछ आया नहीं, तो लेंथ का कितना आया, ए, यहाँ से वहां से सी, ए प्लस सी, और टाइम कितना आया, बी माइनस टू सी, और इधर क्या है, M1 L1 T माइनस टू, इक्वेट करो, ए प्लस सी इक्वल टू 1, बी माइनस टू सी इक्वल टू माइनस टू। तो क्या हुआ इस केस में, मास से तो कोई आया नहीं, इस केस में हमारा वही हुआ। वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल्स 3 है, इक्वेशन 2 है, और मैंने कहा था यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए जितनी वेरिएबल्स हैं उतनी इक्वेशन होनी चाहिए। तो इसमें अगर 3 इक्वेशन बनती तो हम 3 इक्वेशन होती, 3 वेरिएबल सोल्व कर लेते, लेकिन अब 2 इक्वेशन बनी है, 3 वेरिएबल है, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, तो हम बता नहीं सकते कि क्या रिलेशन होगा इसमें। एक तरह से डायमेंशनल एनालिसिस का ड्रॉबैक भी होता है, लिमिटेशन होती है डायमेंशनल एनालिसिस, जो ये मेथड है हमारा जिसके थ्रू निकालते हैं, इसकी लिमिटेशन है। तो लिख लो इसमें, अगेन इन दिस सिचुएशन, again in this situation we are having 2 equations and 3 unknown, we are having 2 equations and 3 unknown, which suggests that there can be, which suggests that there can be more than one possibility for such a situation, there can be more than one possibility for such a situation। आगे देखो, this again is one of the limitation, this again is one of the limitation of dimensional analysis, of dimensional analysis। तो सिमिलरली जैसे ये है एस इक्वल टू यू टी, जब एक्सेलरेशन 0 होती है तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए को 0 पुट करो तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, एस इक्वल टू यू टी। और एस का एक और फॉर्मूला ये भी होता है, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 तो यू टी का फैक्टर 0 और हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये 2 फॉर्मूलाज हैं डिस्प्लेसमेंट के, हो सकते हैं पॉसिबल फॉर्मूलाज, एक केस में जब एक्सेलरेशन 0 है, एक केस है जब इनिशियल वेलोसिटी 0। तो ये सिमिलरली, ये लिखो सिमिलरली, ये इक्वेशन लिखो, फिर ये लिखो, उसके बाद लिखो आर ऑल डायमेंशनली करेक्ट, ये दोनों इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। फिर आगे लिखो देयरफॉर, देयरफॉर if in a question, if in a question displacement is given to be function of, if in a question displacement is given to be function of velocity, acceleration and time, velocity, acceleration and time, we cannot derive this result using dimensional analysis, we cannot derive this result using dimensional analysis। क्योंकि ये जब हम डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू इसे निकालने की कोशिश करेंगे, अगर ऐसे ही पुट करते हैं डिस्प्ले, ये डिस्प्लेसमेंट जैसे फंक्शन दिया हो, ऐसे हमें क्या दिया कि डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है वेलोसिटी का, टाइम का और एक्सेलरेशन का, तो हम दोबारा से अब वी को लिखे ए करेंगे, टी को लिखे बी करेंगे और ए को लिखे सी करेंगे ना, और यहाँ और इसकी एम एल टी लिखेंगे, फिर इसकी भी एम एल टी लिखेंगे, इसे भी एम एल टी में लिखेंगे, और हमारा डिस्टेंस को भी एम एल टी में लिखेंगे। तो दोनों इक्वेट करेंगे तो दोबारा से वही केस हो जाएगा कि मोर देन वेरिएबल ज्यादा हो जाएंगे, इक्वेशन कम हो जाएगी, तो मल्टीपल सोल्यूशन हो जाएंगे। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट और इन तीनों में मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं, और वो दिख ही रहा है तुम्हें, एक सोल्यूशन ये पॉसिबल है,
एक सॉल्यूशन ये पॉसिबल है। ये सॉल्यूशन कब पॉसिबल है? जब c 0 हो जाए, एक्सेलरेशन 0, तब ये c की वैल्यू 0 हो जाए, तब ये पॉसिबल है। अब ये पॉसिबल कब है? जब v 0 हो जाए, जब v 0 हो जाए। तो ये सारे पॉसिबल सॉल्यूशन, इस तरह के सॉल्यूशन आ जाएंगे कि मोर देन वन सॉल्यूशन पॉसिबल। ठीक है, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी ड्राइव्ड, लिख दिया ना, वी कैन नॉट ड्राइव दिस रिजल्ट यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, when the temperature of a rod is increased, when the temperature of rod, आगे लिखो, is increased, its length also increases। when the temperature of a rod is increased, its length also increases if the exact expression is given by L equal to L naught 1 plus अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पर ये क्या है? L क्या है? फाइनल लेंथ, ये है इनिशियल लेंथ, ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। देन फाइंड दी, लिखो आगे, देन फाइंड दी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा। ये तो दिख रहा है हमें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यूनिट बैलेंस करनी है, तो इधर लेंथ की यूनिट्स है, तो इधर कौन बैलेंस करेगा? इसे एल नोट बैलेंस कर रहा है, तो इसके मल्टीप्लाई में जो भी होगा वो यूनिटलेस होगा, इसके ये यूनिटलेस होगा पूरा ये, क्योंकि एल नोट और ये बैलेंस कर रहे होंगे तो लेफ्ट और राइट साइड। और सर वन यूनिट लेस है तो उसके अंदर के बचे हुए दूसरे भी यूनिट लेस होंगे जिससे डायमेंशंस क्लैश ना करें। तो वन यूनिटलेस होगा, जो सेम यूनिट्स वाले हैं वही ऐड होते हैं, तो ये पूरा यूनिटलेस है, वन यूनिटलेस है तो ये भी यूनिटलेस है। तो अल्फा क्या हुआ? सर 1/, या हाँ, अल्फा क्या हुआ? 1/केल्विन, टेम्परेचर की केल्विन होती है, तो अल्फा 1/केल्विन। तो इससे क्या पता लगा? अब अल्फा की डायमेंशनल एनालिसिस में कैसे लिखोगे? अब तक तो हम जो भी लिखते आ रहे थे एमएलटी में लिख रहे थे, एमएलटी में। अब ये केल्विन आ गया टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की भी डायमेंशन लिखनी पड़ेगी। तो टेम्परेचर की डायमेंशन ऐसे होती है, देखो, हमारा अल्फा डेल्टा टी यूनिटलेस है, तो ऐसे लिखो अल्फा डेल्टा टी, इसकी यूनिट्स होंगी m0 l0 t0। टेम्परेचर को थीटा से डिनोट करते हैं। जब इसकी यूनिट्स की बात करें वो होती हैं केल्विन, केल्विन के से, और जब डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन तो थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा से, जैसे लेंथ की एल से करते हैं, टाइम की टी से, तो डायमेंशन को थीटा से। तो अल्फा
डेल्टा टी की क्या डायमेंशन होगी? थीटा रेस्टर 1 चेंज इन टेम्परेचर है, तो ये किसके बराबर हुआ? m0 l0 t0 थीटा 0। तो दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू m0 l की पावर 0 t की भी 0, t की डायमेंशन m की डायमेंशन भी 0 है, l की भी, t की भी, थीटा की आ जाएगी -1। -1 तो ये -1 पूरा बाहर ले गया, ऐसे लिख दिया। थीटा की है तो ये -1 जब अंदर जाएगा m की भी 0 होगी, l की भी 0, t की भी 0 और थीटा की -1 हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया हमें। राइट अनदर क्वेश्चन। the rate at which the rate at which the rate at which heat energy is given to the atmosphere, आगे लिखो heat energy is given to the atmosphere by a hot body is given by a hot body is given by delta Q by delta T equal to sigma EA T raised to power 4। ये रेट है, चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, तो ये रेट हो गया, रेट ऑफ रेडिएटिंग एनर्जी। क्यू को हीट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारी होगी एनर्जी। डेल्टा टी है टाइम, ये है स्टीफन्स कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट बोलते हैं इसे, स्टीफन्स कांस्टेंट। ये एमएससीवीटी कहते हैं इसे, इसे एरिया बोलते हैं, यूनिटलेस होती है एमएससीवीटी, यूनिटलेस, यूनिटलेस होती है, सिंपल नंबर होता है ये है एरिया, एरिया ऑफ आवर बॉडी, ये है टेम्परेचर। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सिग्मा। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सिग्मा। तो फटाफट लिखते हैं इसे, एनर्जी क्या हुआ? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एनर्जी हो गया, डिवाइडेड बाय में क्या है, टाइम है, डेल्टा टी, तो वो भी सेकंड, और ये ई भी नीचे आ गया, ए भी इसके नीचे गया और टी भी नीचे गया, तो कितना आया ये? ई तो यूनिटलेस है तो उसका कुछ नहीं होगा, एरिया मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर केल्विन रेज़ टू पावर 4, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया, ये टोटल कितना आ गया? केजी सेकंड रेज़ टू पावर 3 केल्विन रेज़ टू पावर 4। तो हमारे इसकी डायमेंशन कितनी हुई? डायमेंशन ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट इज इक्वल टू मास रेज़ टू पावर 1, लेंथ की कोई यूनिट नहीं है, L0 T-3 और थीटा टेम्परेचर की इनवर्स है, तो -4। डायमेंशन ऑफ सिग्मा इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question. If the time period tau of vibration, if the time period tau of vibration of a liquid drop depends upon S surface tension depends upon S ब्रैकेट में surface tension
radius of the drop and density of liquid and density of liquid. Then find the dependence of time period. टो की डिपेंडेंस निकालो सरफेस टेंशन पे, रेडियस ऑफ ड्रॉप पे और डेंसिटी पे. रेडियस ऑफ ड्रॉप को आर से डिनोट कर लो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को डी से डिनोट कर दो. सरफेस टेंशन ऐसा ही. तो हमारा जो टो है किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एस रेज़ टू आर ए, आर रेज़ टू आर बी, डेंसिटी रेज़ टू आर सी. तो ये है m0 L0 T1 इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं लिख रहा हूँ यार, मैं थोड़ा स्टेप छोटा कर रहा हूँ, इक्वल टू k टाइम्स वो लिख आएगा. तो सरफेस टेंशन की यूनिट्स क्या होती है? सरफेस टेंशन की यूनिट्स, सरफेस टेंशन फॉर्मूला ये याद रखो, फोर्स अपॉन लेंथ होता है, फोर्स अपॉन लेंथ. तो फोर्स क्या होती है? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ मीटर. तो मीटर से मीटर गया, क्या हुआ? kg बाय सेकंड स्क्वायर सरफेस टेंशन. तो कितना हुआ इसका? m1 t माइनस 2 रेज़ टू आर ए. रेडियस क्या है? L1 t. डेंसिटी क्या है? kg पर मीटर क्यूब होती है, तो m1 L माइनस 3 रेज़ टू आर सी. तो कितना हुआ? m रेज़ टू आर a प्लस सी, L रेज़ टू आर b माइनस 3c, t रेज़ टू आर माइनस 2a. सही है? m a प्लस सी, L b माइनस 3c, t इक्वल टू माइनस 2 है. ठीक है, तो इक्वेट कर दो. a प्लस सी इक्वल टू 0, माइनस 2a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू माइनस 1/2. इसे यहाँ पुट किया तो c इक्वल टू माइनस ए है, तो माइनस ए कितना होगा? 1/2. c इक्वल टू 1/2. और ये b माइनस 3c, L इक्वल टू कितना है? 0 है. तो ये b कितना हुआ हमारा? 3 टाइम्स c इक्वल टू 1/2. दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू 3/2. तो b भी आ गया, a भी आ गया, c भी आ गया. तो ये कितना हुआ? दिस इम्प्लाइज टो इक्वल टू k टाइम्स s रेज़ टू r, कुछ वो है क्या? b माइनस 3 से माइनस m0 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a प्लस c0 b माइनस 3c इक्वल टू 0. और टाइम रेज़ टू माइनस 2 है इक्वल टू 1. तो कितना है? r रेज़ टू आर, r रेज़ टू आर 3/2 है. t रेज़ टू आर कितना आया? d रेज़ टू आर आया हमारा 1/2. और ये s रेज़ टू आर कितना आया? s रेज़ टू आर आया माइनस 1/2. तो डिपेंडेंस आ गई हमारी. नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट है हमारा होमवर्क. लिख लो इसे, होमवर्क. इफ वेलोसिटी c ऑफ लाइट, इफ वेलोसिटी c ऑफ लाइट, c वेलोसिटी c ऑफ लाइट, c की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी c ऑफ लाइट g, h, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये h है हाइट, आर चोजन एज फंडामेंटल यूनिट्स, आर chosen as fundamental units
3-dimensional formula of mass. Derive dimensional formula of mass. ये होमवर्क के लिए कर लेना इसे। अच्छा, क्वेश्चन लिखो। If in a new system of unit, mass is 2 kg, length is 1 centimeter, and time is 10 seconds. Find the value of G. देखो, find the value of G in this new system. In this new system, ये हमारा नया सिस्टम है, इस तरीके से डिफाइंड है, मास, लेंथ और टाइम। इसमें जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो कितनी होगी नए सिस्टम में। तो ऐसे ही करेंगे जैसे पहले करते थे। ये अल्फा मान लेंगे, इसे बीटा मान लेंगे, इसे गामा मान लेंगे। तो लिखते हैं, लिखो। let us assume the value of G in this new system of units B, in this new system of units B x, then let us assume the value of G in this new system of units B x, then तो G कितना लिखो। G क्या हुआ हमारा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है, कितना होता है मीटर क्यूब बाय kg सेकंड स्क्वायर। ये होती है इसकी SI यूनिट में। ये हमें इक्विवेलेंट कर दी नए सिस्टम के बराबर x। नए सिस्टम में x वैल्यू है इसकी, और इसकी यूनिट्स हैं बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा गामा स्क्वायर। ठीक है। तो पुट करो वैल्यूज, ये सारी यहाँ ले जाओ। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मीटर क्यूब बाय kg सेकंड स्क्वायर इंटू अल्फा गामा स्क्वायर बाय बीटा क्यूब। दिस इंप्लाइज वैल्यू पुट करो इन सब की। 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये तो मीटर क्यूब ही है पहले से, kg सेकंड स्क्वायर, और हमें अल्फा की वैल्यू पुट की 2 kg, गामा की पुट की 10 सेकंड, तो ये कितना हो गया 100 सेकंड स्क्वायर। नीचे बीटा क्यूब है, बीटा क्यूब की कितनी हुई, सेंटीमीटर को मीटर में, यानी कि 1/100 मीटर, यानी कि 10⁻⁻2 मीटर उसका है, उसका करना है बीटा क्यूब, तो 10⁻⁻2 मीटर का कर दिया क्यूब। तो कितनी आई है कट कटा के वैल्यू। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू, ये कितना था, ये मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब गया, kg से kg गया, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर गया, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 2 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻, ये -6 है, ये ऊपर जाके +6, तो कितना हुआ 6.67 इंटू 2 कितना हो गया अराउंड 13.34, और ये हो गया 8 इंटू 11 10⁻⁻3। ये आ गई हमारे x की वैल्यू। तो x की वैल्यू आ गई, तो हमारे ग्रेविटेशन कांस्टेंट की नए सिस्टम में क्या वैल्यू आ गई x, ये वैल्यू है इसकी ग्रेविटेशन कांस्टेंट के नए सिस्टम में, तो x पता आ गया हमें 13.34 इंटू 10⁻³ बीटा क्यूब
बाय अल्फा गामा स्क्वायर। ये हमारी फाइनल न्यू वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन अवर न्यू सिस्टम। हेडिंग डाल लो रीकैप। एक क्विक रीकैप ले लेते हैं कि हमने अभी तक जो मेन पॉइंट्स हैं उनको क्विक रीकैप ले लेते हैं। लिखो इसमें, if two quantities are added, then they must be, if two quantities are added, then they must be having the same units. Then they must be having the same units. But if two quantities have same units, then it is not necessary. But if two quantities have same units, then it is not necessary that they can be added. Then it is not necessary that they can be added. Next para लिखो, sometimes a equation may seem dimensionally incorrect. Sometimes a equation may seem dimensionally incorrect, but it is actually correct. It is actually correct because the number present in the equation, may carry units. The number present in the equation may carry units. तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लिखो द फोर्स acting on a body depends upon, the force acting on a body depends upon time t as F equal to 2t. This suggests that, इसमें लिखो this suggests that as time increases, the force acting also increases. As time increases, force acting also increases. आगे लिखो although this equation seem to be dimensionally incorrect. This equation seem to be dimensionally incorrect. Still it is possible because two inverted commas में two which appears above carry units. तो इस केस में जो F इक्वल टू 2t है, इसमें वैसे हमें एक बार में ऐसा लगता है कि एक कांस्टेंट है एक नंबर इनटू टाइम है, तो दोनों से यूनिट बैलेंस नहीं हो रही है। लेकिन इस केस में जो ये कांस्टेंट है इसकी भी यूनिट्स हैं, और 2 की यूनिट्स क्या होंगी बैलेंस करने के लिए? 2 की यूनिट्स होंगी फोर्स बाय टाइम। फोर्स क्या हुआ kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये सेकंड। दिस इंप्लाइज 2 यूनिट्स, 2 की यूनिट हुई हमारी kg मीटर पर सेकंड क्यूब। तो कांस्टेंट की भी यूनिट होती है कई केसेस में जब इक्वेशन इस तरीके से दी हो। डायमेंशन इनकरेक्ट दिखती है लेकिन ये करेक्ट होती है। तो
इसी पे एक क्वेश्चन लिखो, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन। व्हेन अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लिखो, स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, पहले जेई में ही पूछा गया है कई बार। व्हेन अ बॉडी moves with constant acceleration, moves with constant acceleration, moves with constant acceleration, the displacement in the nth second, the displacement in the in इसमें in the nth second, in the nth second is given by is given by Sn equal to q plus a times 2n minus 1, u plus a times 2n minus 1. Check the dimensional validity. Check the dimensional वैलिडिटी। तो ये केस दिया हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि डिस्प्लेसमेंट है nth सेकंड में, एक तो होती है n सेकंड में टोटल, जीरो से टाइम स्टार्ट हुआ और n सेकंड में कितना हो चुका होगा। इन्होंने ये नहीं कहा है, इन्होंने ऐसे कहा है जैसे फर्स्ट सेकंड हुआ 0 से 1 फर्स्ट सेकंड, जैसे इधर देखो, जैसे हमारा टाइम इक्वल टू, ये टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस, ये t इक्वल टू 0 है, फिर t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 4, तो ऐसे हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड कौन सा हुआ, यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है, एक कार चलती है हमारी, यहाँ से 0 टे इक्वल टू 0 पे 0 to 1, 0 to 1 फर्स्ट हुआ, तो सेकंड ये हुआ, सेकंड जब 2 कंप्लीट हो रहा है तो इसे सेकंड बोलेंगे, तो थर्ड कंप्लीट हो रहा है तो ये थर्ड सेकंड होगा। तो एन सेकंड कौन सा होगा, एन सेकंड ये होगा जो n-1 से n के बीच होगा, ये हमारा nth सेकंड होगा। जो जो डिस्टेंस ट्रेवल हमने nth सेकंड में किया उसका फॉर्मूला दिया हुआ है ये, तो इसे ड्राइव कर लेते हैं एक बार, तो डेरिवेशन में ही इसके वो छिपा हुआ है कि इसकी डायमेंशनल वैलिडिटी, इसकी डायमेंशन उसमें छिपी हुई है डेरिवेशन। आंसर निकालते हैं इसका, ऐसे एस क्या होता है आंसर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो लेट्स एज्यूम कि हमारा जो n-1 सेकंड है उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसे बोल देते हैं s2, और जो ये n सेकंड है उसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसे बोल देते हैं s1। तो t इक्वल टू n सेकंड है तब डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है s1, वो कितना है u इंटू n प्लस हाफ a टाइम कितना है n स्क्वायर। तो इसमें ये n की जो वैल्यू n पुट कर रहे हैं हम, ये इसकी भी यूनिट सेकंड है, और ये n स्क्वायर है सेकंड स्क्वायर, n स्क्वायर की सेकंड स्क्वायर होगी इस पूरे की, ठीक है। और t इक्वल टू n-1 में कितना होगा, t इक्वल टू n-1 में s2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये कितना होगा u इंटू n-1 प्लस हाफ a टी स्क्वायर इस केस में क्या हुआ, n-1 टाइम पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो n-1 स्क्वायर। तो Sn क्या हुआ, Sn जो nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल होगा, वो मैंने बताया था nth सेकंड में जो होगा जो n-1 से लेकर n सेकंड तक चलेगा उसे nth सेकंड बोलते हैं। तो Sn क्या हुआ, S1 माइनस S2, तो ये कितना हुआ un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस un-1 प्लस हाफ a n-1 का स्क्वायर, ठीक है। ये n आया, n आया,
ठीक है, तो ये आगे क्या हुआ, Sn इक्वल टू S1 माइनस S2 इक्वल टू UN प्लस हाफ AN स्क्वायर। फाइनल रिजल्ट आ गया है किसी का, 1 प्लस हाफ AN स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2N, N माइनस 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा N स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2N। तो इसे जब कैंसल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा U प्लस AN माइनस A/2। तो SN आएगा हमारा U प्लस A/2 टाइम्स 2N माइनस 1। तो अब इस केस में ना U दोनों साइड ये मीटर है, लेकिन ये है U है हमारा मीटर पर सेकंड। पहली बात ये ड्राइव हो गया, जो ऊपर लिखा था वो डेरिवेशन होगी। अब वैलिडिटी चेक करनी है। वैलिडिटी क्या है, क्या हो रहा होगा असल में, ये UN है, इससे UN कैंसिल हो गया, और U के साथ जो ये 1 है ना यहाँ पर इनटू कांस्टेंट 1, ये 1 की यूनिट्स हैं, कितनी होगी इसकी, सेकंड, ताकि U U.1 है वो क्या हो जाए मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, इक्वल टू मीटर हो जाएगा U.1। और ये 2N माइनस 1 है जो इस केस में, इसकी यूनिट्स हैं सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है जो हमारा डायमेंशनली वैलिड है, ये फॉर्मूला है जो हमारा डायमेंशनली वैलिड है। और एन सेकंड में ये होता है डिस्टेंस ट्रैवल। ये काफी कॉमनली कई बार आ चुका है, जेई के क्वेश्चंस में भी आया है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन its velocity as depends upon its velocity as F equal to K dot V, where K is constant, where K is constant, K is constant. What are the units of K? Find the units of K. Find units of K. K कितना हुआ, फोर्स अपॉन वेलोसिटी, फोर्स कितना हुआ kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कितना हुआ मीटर पर सेकंड। तो सेकंड से ये 2 गया, मीटर से मीटर गया, कितना हो गया kg/सेकंड। ये आ गया हमारे के है जो हमारा उसकी यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो रिनोल्ड, रिनोल्ड REYN, रिनोल्ड्स नंबर इज डिफाइंड एज, is defined as RE equal to rho VD by eta। ये क्या क्या है, ये है रो, क्या है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। रेनॉल्ड्स नंबर एक फ्लूइड मैकेनिक्स का कंसेप्ट होता है। बेसिकली ये बताता है कि फ्लूइड का फ्लो किस तरह का है, ये तुम उसमें फ्लूइड जब पढ़ोगे तब आएगा उसमें। वी है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। डी है डायमीटर ऑफ पाइप, जिस पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है उसका डायमीटर, डायमीटर, डायमीटर ऑफ पाइप। और हमारा ईटा है जो, वो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ VSCO CIT स्पेलिंग है विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फाइंड द यूनिट्स ऑफ रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर की यूनिट्स निकालो, यूनिट्स। फाइंड द यूनिट्स ऑफ रेनॉल्ड नंबर।
क्या हुई? नंबर इक्वल डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम केजी वॉल्यूम मीटर क्यूब इनटू वेलोसिटी मीटर पर सेकंड इनटू डायमीटर ऑफ पाइप। डायमीटर क्या होगा? लेंथ में होगा मीटर। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला निकालने का ये होता है F इक्वल टू 6 पाई r ईटा v। यहाँ से ईटा निकाल दोगे तुम, यूनिट्स ईटा की। ये फोर्स है, ये तो नंबर ही है, ये रेडियस है, ये वेलोसिटी। तो ईटा की यूनिट्स यहाँ से आती है के जी वाई मीटर डॉट सेकंड। तो ये पुट करो यहाँ पर ईटा की के जी वाई मीटर डॉट सेकंड। तो क्या हुआ? ये 2 मीटर से ये कितना बन गया? 1 मीटर रह गया। और 1 मीटर से ये मीटर भी गया, ये सेकंड से ये सेकंड गया, केजी से केजी गया, सब कट गया। तो रेनॉल्ड नंबर क्या आया हमारा? यूनिट लेस। यूनिट लेस, कोई यूनिट नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हीट ट्रांसफर, देखो इन हीट ट्रांसफर, इन हीट ट्रांसफर कंडक्शन, लिखो ब्रैकेट में कंडक्शन। इन हीट ट्रांसफर कंडक्शन द रेट एट विच हीट फ्लोज, द रेट, देखो द रेट एट विच हीट फ्लोज फ्रॉम द hot end to the cold end, to the cold end is given by कैसे दिया जाता है ये? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इक्वल टू माइनस के ए डेल्टा टी बाय एल। कैसे होता है ये? ऐसे होता है जैसे एक रोड रखी है, हमें पता है कोई रोड ऐसे रख दो और उसे एक एंड पे गर्म कर दो बहुत ज्यादा 100 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा एंड है मान लो 0 डिग्री सेल्सियस में मान लो। तो 100 डिग्री से 0 डिग्री तरफ हीट फ्लो होगी पूरे रोड को गर्म करने के लिए। जहाँ से ये गर्म है हिस्सा, ये ठंडा हिस्सा है, तो गर्म से ठंडे में हीट फ्लो होगी। कैसे जाएगी? ऐसे हीट फ्लो होगी। तो उसका रेट का फॉर्मूला ये होता है। इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हीट फ्लो होती है हमारी। हीट फ्लो की डायरेक्शन ये है, हीट फ्लो यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ। तो इसमें क्या है? ये है थर्मल कंडक्टिविटी के, थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं इसे, थर्मल कंडक्टिविटी। ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। लेंथ ऑफ रोड, एल है लेंथ ऑफ रोड। और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा है रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के, फाइंड द, लिखो फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। क्या होगा? तो के को लिख लो माइनस डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, उस साइड भेजो इन्हें, दूसरी साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी।
डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी होता है रेट ऑफ हीट फ्लो। एनर्जी पर यूनिट टाइम इसे पावर भी बोलते हैं। पावर की यूनिट हमें पता है वाट होती है, वॉट्स। चेंज इन एनर्जी अपॉन चेंज इन टाइम, इसे पावर बोलते हैं। एनर्जी अपॉन टाइम को, ये पावर यूनिट वॉट्स होती है। मतलब के बोल देते हैं ऐसा यूनिट तो इसकी वही होगी जो एनर्जी पर यूनिट उसकी होगी। तो इसे खोल के लिख लो। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा के हुआ के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर एनर्जी है, इनटू लेंथ मीटर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी सेकंड, इनटू एरिया मीटर स्क्वायर, इनटू टेम्परेचर डेल्टा टी, तो ये की केल्विन। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर भेजो, तो ये कितना हुआ हमारा के जी मीटर बाय केल्विन सेकंड क्यूब। तो कितना हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला, m1 L1 T माइनस 3 थीटा रेशो -1 डायमेंशनल फॉर्मूला के का। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। इन ए गिवन सिचुएशन, इन ए गिवन सिचुएशन, इन ए गिवन सिचुएशन फोर्स in a given situation force, acceleration and time are chosen as fundamental units, are chosen as, are chosen as fundamental units। लिखो आगे। check, check if these three quantities, check if these three quantities can be chosen as fundamental quantity or not, can be chosen as fundamental quantity or not। देखो if yes, if yes then find the dimensional formula, then find the dimension of length in this system। if yes then find the dimensions of length, dimension of length in this system, in this system। तो मैंने कहा था कि कोई भी तीन चीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसे ही नहीं चूज कर सकते। एक तो साफ साफ हमें दिख रहा हो कि कोई भी दो चीज दूसरे के थर्ड के उसमें नहीं लिखी जा सकती, लेकिन इसका मैथमेटिकल क्या तरीका बताया था मैंने, इसका मैथमेटिकल तरीका बताया था ये कि इसे डायमेंशन लेस के इक्वलेंट कर दो और ए बी सी तीनों की वैल्यू 0 है, तो वही करते हैं हम, टाइम सी, इसको डायमेंशन लेस कर देते हैं, डायमेंशन लेस। तो ये कितना हुआ, मीटर के जी टी रेस्टो माइनस टू रेस्टो आर ए, रेस्टो आर ए। और ये एक्सेलरेशन है हमारी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हुआ, टी रेस्टो माइनस टू रेस्टो आर बी, यहाँ बी है बी, और ये टी क्या हुआ टी रेस्टो आर सी। इसको किसके इक्वल करना है, m0 l0 t0 के। तो m का हमारा फॉर्मूला आया a, l का आया a प्लस बी, t का आया -2a -2b प्लस सी इक्वल टू m0 l0 t0। तो दोनों साइड इक्वेट करके a इक्वल टू 0 आ गया और a प्लस बी इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज b इक्वल टू 0। और ये -2a -2b प्लस सी इक्वल टू 0, तो a और b 0 आ चुके हैं, तो c भी हमारा 0 हो गया। तो ये प्रूव करना था ए बी सी तीनों 0 होने चाहिए, तभी फंडामेंटल क्वांटिटी हम इन्हें ले सकते हैं। तो यस वी कैन टेक देम एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। लिखो यस वी कैन टेक देम, we can take them as fundamental quantities, we can take them
एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। और अब मैंने कहा गया सेकंड क्वेश्चन क्या था, इफ यस देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन दिस सिस्टम। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ कैसे निकाल लोगे, L इक्वल टू एफ रेज टू आर ए कर देना, एक्स रेज टू आर बी कर देना, और टाइम रेज टू आर सी कर देना। तो ये कितना होगा, m0 L1 T0, और इसे कर देना ml T रेज टू माइनस 2 रेज टू आर ए, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर रेज टू आर बी, और टाइम T रेज टू आर सी। ये निकाल लेना, तो वैल्यू वैल्यू आ जाएगी ए बी सी की। तो एल एल की डायमेंशन, फोर्स ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट कर देना, तो ये डायमेंशन हो जाएगी एल की नए सिस्टम में, जिसमें जिसमें फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी माना है। एक और क्वेश्चन लिखो, इस क्वेश्चन को होमवर्क लो, लिखो फोर्स, मास और टाइम फंडामेंटल और नोट, फंडामेंटल और नोट, ये चेक करके लाना, चेक करना है इसे फंडामेंटल है या नहीं। डायमेंशन लेस पुट करके एबीसी की वैल्यू निकालना, अगर सारी जीरो आ रही है तो फंडामेंटल है, अगर एक भी नॉन जीरो रहेगी तो फंडामेंटल नहीं है। हम्म, लिखो, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसे। ये लास्ट क्वेश्चन, इन ए सिचुएशन, इन ए सिचुएशन मास डिपेंड्स अपॉन, इन ए सिचुएशन मास डिपेंड्स अपॉन, मास किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी, मास डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड डेंसिटी। लिखो फाइंड द एग्जैक्ट डिपेंडेंस, फाइंड द एग्जैक्ट डिपेंडेंस। कौन डिपेंड कर रहा है, मास डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, मास को फंक्शन बोल रहा है मैंने किसका, वेलोसिटी का, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का, और डेंसिटी का। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, तो मास हुआ k टाइम्स v रेज टू आर ए, ईटा रेज टू आर बी, डेंसिटी रेज टू आर सी। तो दोनों साइड mlt में खोल दो इसे, m1 L0 मास क्या हुआ T0, और वेलोसिटी क्या हुआ हमारा, वेलोसिटी हुआ L1 T माइनस 1 रेज टू आर ए, ईटा की यूनिट्स हुई m1 L माइनस 1 T माइनस 1 रेज टू आर बी, और डेंसिटी हुई kg पर मीटर क्यूब, यानी कि kg पर मीटर क्यूब L माइनस 3 का रेज टू आर सी। दोनों साइड खोल लो, m का क्या आया b प्लस सी, l का आया a माइनस बी माइनस 3c, t कितना आया माइनस a माइनस बी, और ये किसके इक्वल है m1 L0 T0। तो b प्लस सी इक्वल टू 1, माइनस बी इक्वल टू 0, और एल एल से क्या आया a माइनस बी माइनस 3c इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से माइनस है और ये माइनस बी है, तो b कितना हुआ माइनस है, तो इसे पुट करोगे वैल्यूज, सी कितना हुआ माइनस बी, ये दोनों यहाँ पुट कर दो b और c, तो a
माइनस बी, बी कितना हुआ माइनस है, -3, सी कितना हुआ माइनस बी, सी माइनस बी, तो ए, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो a+a+3b इक्वल टू 0, 2a+3b इक्वल टू 0। अब इसमें b पुट कर दो यहाँ से, तो कितना हुआ 2a+3 इंटू -a इक्वल टू बी प्लस, अरे यहाँ b+c इक्वल टू वो है, ये b+c इक्वल टू 1 है ना, ये मैंने 0 ले लिया, 1 है। तो इसे नेक्स्ट देखते हैं। तो जब वैल्यूज पुट करोगे a+b+c की वैल्यूज निकालोगे, तो ये आ जाएगा k टाइम्स v⁻³ η⁻3 d⁻²। कैलकुलेशन हो जाएंगे तुमसे, ए बी सी की वैल्यूज निकालो ना, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है। और ओके, लेट्स एंड दिस लेक्चर हियर, थैंक यू।